सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स और वो प्रोडक्ट्स कौन से बीमारियों पे काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग पेन पेपर भी साथ में रख सकते हैं। और इस प्रोडक्ट रेंज का अगर किसी के पास कोई टेस्टिमनी है वो भी जरूर शेयर। मतलब आयुर्वेदा नेचर का मतलब नेचुरल, इसमें फ्लश वन, यूरिक वन, पाइल वन, जीपीएम, इसमें फिटनेस वन, फ्लेक्स वन, फ्लश वन, देन जॉइंट फ्लेक्सर, लिकोइटी वन, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ये कंप्लीट आयुर्वेदिक रेंज है। जैसे हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स में आप सब जानते हैं कि उसमें आयुर्वेदा, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स, न्यूट्रोसिटिकल, न्यूट्रीजिनोमिक्स आते हैं। इसमें प्योर आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर इनको मेडिसिन की तरह भी प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारी जो आयुर्वेदिक रेंज है और जो कॉमन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। ये प्योर एक्सट्रैक्ट है। प्योर का मतलब फॉर एग्जाम्पल मिलावट नहीं है। दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तुलसी मिलते हैं। जिस तुलसी में सबसे ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है लोग उसका कम मात्रा में यूज करते हैं और दूसरे तुलसी का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। उसी तरह से दुनिया में अलग तरह तरह का गरम मसाले मिलते हैं। लौंग के बारे में ऐसा है कि लौंग का तेल निकाला जाता है, नॉट लौंग, क्लोव। हाँ, लौंग ही बोलते हैं क्लोव को। सो क्लोव का ऑयल निकाला जाता है, उसमें क्लोव का एक वोलेटाइल ऑयल होता है। और उस ऑयल निकालने के बाद जो क्लोव रह जाता है उसको मार्केट में बेचा जाता है, यानी उसका जो मेडिसिनल कंपाउंड है ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। लेकिन जो भी फॉर्म हमने यहाँ पे यूज किया है, कोई भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किया वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। एडल्ट्रेटेड नहीं है, मिलावट नहीं है। और यही रीजन है इसका जो फॉर्मुलेशन है बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। और आयुर्वेदा आज हमारा एस्ट्रोनिया वन का रिसर्च नहीं है। ये हजारों साल पुराना इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। एक चीज जो हमने किया है, इसकी जो डोसेस फॉर्म है उसको हमने अपडेट किया है। जैसे पहले आयुर्वेदा में आपको पाउडर, टिंचर, एक्सट्रैक्ट्स मिलते थे, इसको हमने मॉडर्न टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में लेके आए, यानी इसका एक्शन भी क्विक होगा और आपको बेनिफिट जल्दी देंगे। ये इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न आयुर्वेदा, एंशियंट आयुर्वेदा है। प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट है, होलिस्टिक वेलनेस, सस्टेनेबल एंड एथिकल प्रैक्टिस, ऑथेंटिसिटी एंड प्योरिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है हमने किसी भी पौधे से इतना ज्यादा उसका एक्सट्रैक्ट नहीं निकाला कि वो खत्म हो जाएगा। एक साल में या फिर एक सीजन में जितना बन सकता है उतना ही हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी इसकी आबादी कम नहीं होगी। एथिकल का मतलब है हमने इसमें कोई मिलावट, केमिकल, टॉक्सिन्स का इस्तेमाल नहीं किया, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया। ऑथेंटिसिटी एंड प्यूरिटी, प्यूरिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। और ये आपको डॉक्यूमेंटेड मिलेंगे। एक प्रोडक्ट है पाइल वन, और वो हम पाइल्स में देते हैं, और ये आज के टाइम में एक बहुत ही कॉमन डिजीज है। पाइल्स को अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, इसको बवासीर कहते हैं, पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला। ये तीन कॉमन डिजीज है जिसको, हालांकि उसमें अंतर है लेकिन लोग इसको एक जैसा ही मानते हैं। जो हमारा रेक्टल ऑरिफिस है, जो एनल ऑरिफिस है, एनल ओपनिंग है, उसके अंदर में सोलिंग होती है, उसी को ही पाइल्स कहा जा सकता है। इसका दूसरा नाम है हेमोरॉइड्स। ये सोलिंग के कारण बहुत सारा है। आप इसको थोड़ा सा वेरिकोज वेन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पैरों में वेन स्वेल होता है क्योंकि उसका वाल्व खराब हो गया, उसी तरह से रेनल ऑरिफिस के आसपास के वेन में स्वेलिंग होता है। इसी को ही हेमोरॉइड्स या पाइल्स कहा जाता है। और ये स्वेलिंग कभी कभी रप्चर भी हो जाता है, उसमें से ब्लीडिंग होता है, स्वेलिंग के कारण इन्फ्लेमेशन होती है। इसी को बेसिकली पाइल्स कहा जाता है। पहला फोटो जहां पे पाइल्स लिखा है आप देख सकते हैं, वहां में वेन स्वेलिंग हो गया और एक बड़ा सा ओपनिंग, एक बड़ा सा नोड्यूल जैसा बन गया है। यह है पाइल्स। दूसरे वाला में आप देख सकते हो फिशर्स, उसमें भी वेन में स्वेलिंग होता है, ज्यादातर अंदर में होता है और ओरिफिस के साइड में होता है। और फिस्टुला में आप देख सकते हो, वहां में स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, अल्सर भी हो जाती है। सो पाइल्स को, हेमोरेज को आप सूजा हुआ वेन्स कह सकते हैं। फीचर्स उनमें लीकेज हो जाती है, और जो रेनल ओरिफिस है
उसमें ब्लीडिंग आना शुरू हो सकता है। और जो फिस्टुला है उसमें रेनल ओरिफिस के आसपास में ऐसे ही टनल जैसा बन जाएगा, रप्चर बन जाता है स्किन और रेनल ओरिफिस के बीच। अब पाइल्स होने का जो रिस्क है कुछ लोगों में ज्यादा है। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। अगर आपके खाने में फाइबर कम है, पानी कम है तो, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है तो, अगर आप लगातार भारी चीजें उठाते हैं तो, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर ब्लड वेसल में जाता है और लॉन्ग टाइम इस तरह का प्रेशर वेन में स्वेलिंग कर सकता है। आप अगर टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, यू कीप अप्लाइंग प्रेशर, तब भी हो सकता है। और प्रेशर तब अप्लाई करते हैं जब आपके खाने में फाइबर कम है, पानी कम है। टॉयलेट के दौरान आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना होता है। ये पाइल्स दो तरह का होता है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। पहला फोटो में आप देख सकते हो इंटरनल है, इसकी जो स्वेलिंग है ये अंदर होता है। जो एक्सटर्नल है इसका स्वेलिंग आउटसाइड में होता है। जो इंटरनल पाइल्स है वो बेसिकली पेन ज्यादा नहीं देता। जो एक्सटर्नल पाइल्स है वो पेन बहुत देता है। इंटरनल में आपको ब्राइट रेड ब्लीडिंग होता है टॉयलेट के दौरान, आपको फ्रेश ब्लड दिखेगा। जो एक्सटर्नल पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है, वो स्वाम्प होगा, लंप जैसा बनेगा, स्वेलिंग होगा और क्लॉटिंग भी निकल सकती है। यानी एक्सटर्नल पाइल वाला ब्लड ब्लीडिंग होके क्लॉट होके रहता है और इंटरनल ब्लड फ्रेश ब्लीडिंग होती है। पाइल्स के अलग अलग स्टेजेस हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। और ये शुरू होती है कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिर उसके बाद अगर आपने अल्सर, उसके बाद अगर आपने इसको ध्यान से इलाज नहीं कराए तो कैंसर भी हो सकता है। सो पहला जो ग्रेड है उसमें ब्लीडिंग होता है, प्रोलैप्स नहीं है, यानी कुछ भी चीजें बाहर नहीं आती है। ग्रेड 2 में प्रोलैप्स है, जब आप टॉयलेट में ज्यादा पुश करते हो आपको स्वेलिंग महसूस होता है, वो बाहर आता है और ये धीरे धीरे कम होता है। लेकिन ग्रेड 3 में प्रोलैप्स को, अगर ग्रेड 3 है, वो जो स्वेलिंग बाहर आ गया, ये ऑटोमेटिक कम नहीं होता है, इसको मैन्युअली कम करना होता है। एंड ग्रेड 4 में जो प्रोलैप्स है, स्वेलिंग है, बाहर हो गया है, वो अपना आप ठीक नहीं होता। अगर किसी को पाइल्स है, किसी को अगर फिस्टुला है, फीचर्स है, हेमोरॉइड्स है, इससे बहुत सारे दूसरी बीमारियां भी शुरू होती है। जैसे ब्लीडिंग के कारण एनीमिया हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन में दाग धब्बे आ सकते हैं, मतलब उस एरिया के आसपास के स्किन में स्टैग टैग्स आ सकते हैं। और आपके हेमोरेज सीवियर और बड़ा होता जाएगा। लेफ्ट साइड के फोटो में आप पाइल्स के सिम्टम्स देख सकते हैं। और आप लोग प्लीज इसको याद रखना, बर्निंग एंड सीवियर पेन, रेक्टल एरिया में, एनल एरिया में पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, इचिंग होगा और ब्लीडिंग होगा। अभी हमने प्रोलैप्स के बारे में बात किया था। जब पाइल्स होता है, ज्यादा पुश करते हैं तो रेक्टल प्रोलैप्स होता है, यानी रेक्टल एरिया धीरे धीरे बाहर आएगी, जो स्वेलिंग है वो बाहर आएगी। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, जो वेन सिस्टम है आपके रेक्टल एरिया में, वो पूरा वेनस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। गैंग्रीन भी हो सकता है, फिब्रोसिस भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। सो इसको अनदेखा ना करें। और इसके लिए हमने एक शानदार प्रोडक्ट बनाई जिसका नाम है पाइल वन। ये पाइल से होने वाली तकलीफ को कम करेगा, जैसे पेन, इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को भी कम करेगा। इसमें आप लोगों ने देखा होगा 67 कैप्सूल आता है। पहला जो 7 कैप्सूल वो ग्रीन कलर का है, वो आपको 7 रात को लेना पड़ता है। इसका मेन काम है लेक्सिटिव। लेक्सिटिव उनको कहा जाता है जो टॉयलेट को बाहर आने में मदद करता है। सो पहला 7 दिन पाइल वन आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, डाइजेस्टिव फंक्शंस को बेहतर बनाएगा, इन्फ्लेमेशन, पेन को कम करेगा, जलन, बर्निंग सेंसेशन को कम करेगा। पाइल वन में मूलथी और हरित डाला गया है जो पाइल के सिम्टम्स को कम करेगा। दरु, हरिद्र और नीम डाला गया है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। अरंदा सीड्स डाला गया है जो बाउल मूवमेंट को सही रखेगा।
सौंठ और पिपली डाला गया है जो ब्लोटिंग को कम करेगा। हरर और काली मिर्च डाला गया है जो डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखेगा। साथ में एलोवेरा डाला गया है जो हाइड्रेशन करके रखेगा, वाटर कंटेंट को बढ़ा के रखेगा, और एलोवेरा में बहुत सारा पानी भी फाइबर भी होता है। इसको लेने का तरीका है कि पहले 7 रात को आप ग्रीन कैप्सूल लेंगे रात को सोने से पहले। उसके बाद ऑरेंज रेड कलर का कैप्सूल सुबह शाम 2-2 लेना है। अगर पहला डिब्बा खत्म हो गया तो दूसरे डिब्बा आपको फिर इसी तरह से शुरू करना है। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है, सेकंड डिब्बे में आपने दूसरा डिब्बा स्टार्ट किया, आपको लग रहा है कॉन्स्टिपेशन ज्यादा नहीं है, तो आप ग्रीन कैप्सूल को छोड़ सकते हो, बट इसको लेना बेहतर है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसका नाम है फ्लश वन। फ्लश का मतलब फ्लश आउट। ये किडनी स्टोन के लिए हमने डिजाइन किया है। फ्लश वन में हमने पाषाण पेड़, भरून, अपामार्ग, पुनर्नबा, कुटकी, गोक्षुरु और मुलस्कर डाला गया है। ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो सदियों से किडनी फंक्शन, अगर इंटेस्टाइन में कोई भी ऑपरेशन सर्जरी हुआ होगा, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुआ होगा, उनको भी ये चांसेस ज्यादा है। और कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी किडनी स्टोन होती है, खास करके प्रेशर कम करने की दवा, बॉडी से पानी बाहर करने की दवाएं, कुछ खास करके एंटासिड, मिर्गी की बीमारी की दवाई, इससे किडनी स्टोन होने का चांसेस बढ़ जाता है। बहुत सारे मेडिकल कंडीशन से भी किडनी स्टोन हो सकता है। अब थोड़ा सा किडनी स्टोन का मैकेनिज्म समझेंगे। और यहाँ में बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि किडनी स्टोन और गोल ब्लैडर स्टोन में दोनों में फ्लैश वन काम करेगा क्या? जी नहीं, दोनों अलग तरह का है, दोनों के मैकेनिज्म भी अलग है। किडनी स्टोन किडनी में होता है और गोल ब्लैडर स्टोन गोल ब्लैडर में होती है। किडनी स्टोन किडनी में होता है, गोल ब्लैडर स्टोन गोल ब्लैडर में होता है। ये किडनी का फोटो है। राइट साइड में आपको एक छोटा सा बैलून जैसा दिख रहा है, पहला वाला फोटो जिसमें लिखा है ब्लडर, और दोनों साइड से 2 पाइप आता है। ये दोनों पाइप का नाम है यूरेटर। और ये दोनों पाइप लेफ्ट और राइट किडनी के साथ जुड़ा होता है। अब राइट साइड का फोटो किडनी का है। किडनी से एक पाइप नीचे जा रही है, वही यूरेटर है। अब किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे एक तरह का फिल्टर यूनिट है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। लाखों करोड़ों की तादाद में नेफ्रॉन्स हैं। रोजाना लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर होके किडनी से गुजरती है। जब ब्लड किडनी से गुजरती है तो किडनी ब्लड में मौजूद सारा पानी को बाहर निकाल लेती है। फिर उसमें से अच्छी चीजों को रखता है और अनवांटेड चीजों को बाहर निकालती है, और इन चीजों को दोबारा ब्लड में पहुंचाती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। अब अगर किसी के ब्लड में नमक ज्यादा हो, सॉल्ट ज्यादा हो, कैल्शियम ज्यादा हो, ऐसे में किडनी का जो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस, 180 लीटर ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस फिल्टर एरियाज में, नेफ्रॉन्स में धीरे धीरे कैल्शियम के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं या फिर दूसरे मिनरल्स की। वही किडनी स्टोन है। अब देखोगे किडनी के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों से अनवांटेड फ्लूइड, अनवांटेड टॉक्सिन यूरिन की फॉर्म में बाहर आती है, और वो आती है यूरेटर के माध्यम से और यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। सो किडनी स्टोन कहीं में भी फॉर्म हो सकता है। यूरेटर के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यूरेटर के किसी भी मिडिल पॉइंट पे, यूरेटर के ओपनिंग में भी। कभी किडनी के कॉर्टेक्स एरिया में, जहाँ पे वो थोड़ा सा डार्क कलर का ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, वहां में भी धीरे धीरे शुरू हो सकती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पहला प्रोसेस है, कैल्शियम अगर आपके ब्लड में ज्यादा है तो जो अनवांटेड लिक्विड किडनी ब्लड में से निकाल लेगी, उसमें भी कैल्शियम और इस तरह के मिनरल की तादाद भी ज्यादा होगी। तो वो उस फ्लूइड में सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने का मतलब है हद से ज्यादा मात्रा में यूरिन में रहने लगेगा और फिल्टर होके बाहर आएगा।
जब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता है तो वो जो सारे कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ने लगेंगे। उसको कहा जाता है न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन का मतलब है क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में ही क्रिस्टल बन जाएंगे। उसके बाद एक क्रिस्टल के साथ दूसरे क्रिस्टल आपस में मिल जाएंगे। बाद में ये क्रिस्टल किडनी के किसी भी सेल के साथ चिपक जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वहां में इस तरह के क्रिस्टल की जमा होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे और बड़ा सा क्रिस्टल स्टोन में कन्वर्ट होती है। तो ये है किडनी स्टोन होने का मैकेनिज्म। ये उम्र के साथ खास करके कुछ जेंडर में ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन के कारण भी हो सकता है, मिनरल के कारण भी हो सकता है, क्लाइमेट के कारण, इनहेरिटेंस के कारण, पानी कम ज्यादा होने से भी हो सकता है। किसी का अगर किडनी पहले से खराब हो, यूरिन फ्लो में डिस्टर्बेंसेस है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन है, आपके मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है, जेनेटिक फैक्टर्स है, तो ये सारे कारण से किडनी स्टोन हो सकता है। तो हमने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है फ्लश वन। इसमें एक लिथोट्रोपिक एजेंट डाला गया है जिसका नाम है पॉशन भेड़। लिथोट्रोपिक का मतलब है आप 15 mm का किडनी स्टोन को किडनी से बाहर नहीं निकाल सकते। वो यूरिनरी ब्लडर से नहीं आ सकता है, तो इतना बड़ा है 1.5 सेंटीमीटर, वो नहीं आएगा आसानी से, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो लिथोट्रोफी का मतलब है कि बड़ा साइज के स्टोन को या फिर किसी भी साइज के स्टोन को ये धीरे धीरे तोड़ेगा। उसके जो क्रिस्टल बना था, क्रिस्टल से फिर जो स्टोन बना था, उस प्रोसेस को रिवर्स करेगा। स्टोन से क्रिस्टल बनाएगा और ये धीरे धीरे टूटेगा। तो पहले ये किडनी स्टोन को छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ता है। दूसरा काम है इन स्टोन्स को यूरिन में डिसॉल्व करता है। ये काम कौन करता है? बलून। फिर अपर मार्क यूरिन फ्लो को बढ़ाता है जिससे स्टोन बाहर चली जाएगी। कूट की किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा। पुनर्नवा डायरेटिक यानी प्रेशर को, यूरिन को बॉडी से ज्यादा ज्यादा बाहर निकालेगा और ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। गोक्षरू फर्दर किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को रोकेगा और मुलास्कर किडनी की क्रिस्टलाइजेशन को रोकेगा। किडनी में स्टोन या मिनरल की क्रिस्टलाइजेशन को रोकेगा। इसको यूज करने का तरीका है 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार। एक और कॉमन डिजीज आजकल हम सबके घर में दिखेगा, उसका नाम है गाउट। इसको हम गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं, यूरिक एसिड भी कहते हैं। इस बीमारी का नाम यूरिक एसिड नहीं है। क्यों नहीं वो भी बता रहा हूं। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में नेचुरली रहता है और एक एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में रहना जरूरी है। वो बहुत सारे फंक्शन में मदद करती है। बफर सिस्टम का काम करते हैं, पीएच बैलेंस में मदद करता है, ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। सो इसके बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक अगर है तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो वो आपको तकलीफ देगा। अब यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? बहुत सारा खाना खाने से बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, खास करके कोई भी एनिमल फूड, क्योंकि जो लिविंग सेल है वो डायरेक्ट प्यूरिन बनाती है। अब प्यूरिन एक तरह का आप बोल सकते हो बायोमोलिक्यूल है। जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट है। अब राइस से आपको स्टार्च मिलेगा, रोटी से आपको स्टार्च मिलेगा, फ्रूट से आपको सुक्रोज मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा, चीनी से आपको ग्लूकोज मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा, एक्सेट्रा। उसी तरह से आप जब कोई प्रोटीन खाते हैं आपको अमाइनो एसिड मिलते हैं। तो कुछ प्यूरिन रिच फूड होता है, जैसे एनिमल प्रोटीन हो गया, डीएनए जिसमें डीएनए मौजूद है, बहुत सारे बीन्स हो गए, क्रूसिफरस फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। इस तरह का खाना खाने से प्यूरिन बनता है। प्यूरिन एक तरह का बायोमोलिक्यूल है। अब प्यूरिन जब बनेगा, इसको बॉडी चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, और ये बदल जाता है यूरिक एसिड में। जब आपने प्यूरिन बेस्ड खाना ज्यादा खाया तो आपके बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा और किडनी एक सर्टेन लिमिट तक इसको बाहर निकाल सकती है। जब यह ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी में यूरिक एसिड ब्लड में घूमते रहता है और पैरों के इन उंगलियों के आसपास में जमा होने लगता है। यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल्स है इतना नुकीला है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, और जब ये जमा होता है ये बहुत पेनफुल सेंसेशन देता है
और अगर लॉन्ग टाइम तक ये जमा होता गया तो आपको हड्डियों को परमानेंटली डिफॉर्म करके देता है, ये टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा तो नहीं होगा, उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिक एसिड एंड गाउट। अब जब यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ेगा, इसको कहा जाता है हाइपर यूरेसेमिया। सो यूरिक एसिड इज नॉट ए नेम ऑफ ए डिजीज, ये बीमारियों का नाम नहीं है। ये ब्लड में मौजूद एक नेचुरल बायो मॉलिक्यूल का नाम है जो हमारे ब्लड में रहना चाहिए। अगर ये बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है। ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया, उसको कहा जाता है हाइपर यूरेसेमिया। और ब्लड में बढ़ने के कारण आपके जोड़ों में, जॉइंट्स में, फिंगर जॉइंट्स में अगर ये जमा होने लगे, उसको कहा जाता है गाउट। ये यूरिक एसिड के 3 स्टेजेस में इसके सिम्टम्स आते हैं। पहला है एसिम्प्टोमेटिक गाउट। आपको पता नहीं चलेगा यूरिक एसिड बढ़ रहा है, पहले 3 दिन तक आपको पता भी नहीं चलेगा, नो पेन, लेकिन यूरिक एसिड का मात्रा ब्लड में बढ़ रहा है, सो नो सिम्टम्स, और ये अटैक से पहले होता है। उसके बाद आता है एक्यूट इंटरमिटेंट गाउट। एसिम्प्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स नहीं है, एक्यूट इंटरमिटेंट का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके आपको आना शुरू हुआ। ये 3 से 10 दिन तक रहेगा। सो यानी पहला 3 दिन नो पेन नो सिम्टम्स, 3 से 10 दिन तक आपको कभी कभी पेन आना शुरू होगा, अब मेडिसिन लिया कम हो जाएगा, फिर आएगा, फिर मेडिसिन लिया, ये चलता रहेगा। पेन होगा, स्वेलिंग होगा, टाइट हो जाएगा, उसमें वो रेडनेस हो जाएगा, आपको थकावट और कमजोरी भी होगी, बुखार भी आ सकता है। तीसरा है क्रॉनिक टॉफाशियस गाउट। आप बहुत सारे लोगों को पैरों की उंगलियों को ध्यान देना, उनकी उंगलियों की जो पैरों की जो ये वाला हड्डी है, उसके साइड में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होता है और परमानेंट है, यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल वहां पे परमानेंटली जमा होकर आपको हड्डियों को थोड़ा सा डी शेप कर दिया। अब गाउट जो है, या फिर हाइपर यूरेसिमिया जो है, या फिर गाउटी आर्थराइटिस जो है, वो प्यूरिन के बढ़ने से होता है। प्यूरिन कैसे बढ़ेगा? कुछ खाने पीने से, जैसे प्यूरिन वाला खाना आपने ज्यादा खाया, एक बीमारी जिसका नाम है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, उससे भी प्यूरिन बढ़ेगा। कुछ खास तरह का फूड, जैसे मीट्स, कोई भी एनिमल मीट हो, सी फूड, बियर, डिस्टिल स्पिरिट्स, ड्रिंक्स, और जिसमें फ्रुक्टोज ज्यादा हो। कुछ उम्र के लोगों में प्यूरिन बढ़ने का चांस वैसे भी बढ़ जाता है, जो मेल है, जो बुजुर्ग है, जो मोटापा के शिकार है, कुछ खास जगह के लोगों का जिनको जेनेटिक्स के कारण है, किडनी डिजीज है। अगर प्यूरिन बढ़ा तो जैंथिन बढ़ेगा। जैंथिन प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस है, प्यूरिन से जैंथिन, जैंथिन से यूरिक एसिड। अब ये बढ़ेगा, आपके जॉइंट्स और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, किडनी ब्लैडर में स्टोन होने का चांसेस भी बढ़ता है, नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम हो जाएंगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज भी हो सकता है। कुछ ऐसे मेडिसिन है जो किडनी से यूरिक एसिड की एक्सक्रिएशन को, यानी किडनी के थ्रू से यूरिक एसिड को बाहर जाने से रोकता है, जैसे ब्लड प्रेशर के मेडिसिन, एस्पिरिन, फ्रुक्टोज, एक्सेट्रा। सो ये यूरिक एसिड और प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म और उसके फैक्टर्स का लिस्ट है, कैसे, किस कंडीशन में कौन सा फूड से हो सकता है। ये सिम्टम्स है यूरिक एसिड का। सबसे प्रोमिनेंट सिस्टम आपको पैरों में होगा, बिग टो, पैरों में स्वेलिंग होगा, पेन होगा, रेडनेस होगा। जॉइंट्स में भी हो सकते हैं, नी जॉइंट्स में, वहां में भी आपको एक अलग तरह का पेन महसूस होगा, और डी शेप हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, रिस्ट में और एल्बो में भी पेन हो सकता है। और इसके सॉल्यूशन है एक बहुत ही खास प्रोडक्ट जिसका नाम है इरिक वन। इसमें महारशंडी घान, गुलगुल, गिलॉय, पुनर्नवा, हल्दी, निर्गुंडी, गोक्षरू, यूरिकॉन डाला गया है। ये यूरिक एसिड की जो रेगुलेशन है उसको मेंटेन करता है। इसका मतलब है बॉडी में अगर यूरिक एसिड कम है तो बाहर जाने नहीं देगा, ब्लड में अगर यूरिक एसिड ज्यादा है तो एक्सक्रिएशन को बढ़ाएगा। ऐसा नहीं, हमने एक जो मेडिसिन आते हैं, अगर वो मेडिसिन हमने लेना शुरू किया, नॉर्मल यूरिक एसिड को भी एक्सक्रीट करना शुरू करता है। सो नेचुरल रेगुलेटर है, एक नेचुरल पोजीशन तक मेंटेन करता है। उसके ऊपर की अगर यूरिक एसिड होगी तो उसको बाहर निकालेगा। गाउट और जॉइंट्स की इश्यूज को कम करता है, पेन को कम करेगा, जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, किडनी हेल्थ को अच्छा रखता है, यूरिक एसिड और दूसरे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालती है, बॉडी को
ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ओवरऑल वाइटलिटी को बढ़ाता है। इसमें हमने महारशंडी घान पुनर्नबर गोखुरु डाला है, जो यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालती है। इसमें हल्दी और गुगुल डाला गया जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। निर्गुंडी डाला गया है जो टाइटनेस स्टिफनेस को कम करेगा। गिलर डाला गया है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसको लेने का तरीका है 102 कैप्सूल। अगर आप इंटरमिटेंट स्टेज में है, यानी तीसरे से 10वें दिन तक जहां पे आपको पेन आना शुरू हो गया, उस दौरान आप 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार लीजिए तो पेन भी कम होगा। पहले 3 डेज में आपको पेन फील नहीं होगा और आपको पता भी नहीं कि बढ़ रहा है, तो आपको सेकेंड स्टेज में ही पता चलता है, इंटरमीडिएट स्टेज में, इंटरमीडिएट सिम्टोमेटिक स्टेज, तो वहां पे 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है। एक तीसरा प्रोडक्ट है GPM-1। इसका फुल फॉर्म है गट एंड पाइल मैनेजमेंट। एक पोटेंट आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो गट हेल्थ को और पाइल्स को मैनेज करेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, बॉल मूवमेंट को रेगुलेट करेगा, पाइल्स को कंट्रोल करेगा। होलिस्टिक गट एंड पाइल्स की सॉल्यूशन है। इसमें एक चीज जो थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा, वो थोड़ा समझते हैं। हम खाना जो खाते हैं, वो खाना हमारे मुंह से लेकर रेक्टम तक आगे बढ़ता है धीरे धीरे, और इस आगे बढ़ने का जो मैकेनिज्म है, एक मैकेनिकल प्रोसेस से आगे बढ़ता है। आपने कैंचियों को आगे बढ़ते हुए देखा है ना, वो अपने आप को आगे खींचता है, एक बॉडी के एक पार्ट को धक्का देकर आगे भेजता है, और फिर पीछे की पार्ट को भी धीरे धीरे आगे खींचता है। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो भी इसी तरह से मूवमेंट करता है। एक पर्टिकुलर जगह पे ये श्रिंक हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या हुआ, वहां पे मौजूद खाना आगे की तरफ जाएगा, फिर आगे श्रिंक होगा, खाना आगे चला गया, फिर आगे श्रिंक होगा। इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट अगर स्लो हो जाए आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, ये मूवमेंट अगर बढ़ जाए आपको डायरिया होगी। जिंक के कमी के कारण ये मूवमेंट फास्ट होती है, और बहुत सारे खाने से मूवमेंट स्लो हो जाती है। बहुत बार कुछ लोगों में ये मूवमेंट ज्यादा होते हैं और खाने के बाद वो तुरंत फ्लश आउट भी हो जाता है, यानी एक्यूट डिसेंट्री हम उसको बोलते हैं। तो इस प्रोडक्ट के खास पर्पस है आईबीएस को कंट्रोल करना, इरिटेबल बाउल मूवमेंट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी खाने के बाद वो मूवमेंट इमीडिएट शुरू नहीं होगा, आराम से होगा, ताकि आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी हो। सो बाउल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन में एक कॉमन प्रॉब्लम है सबको। इसमें अजवाइन, सौंफ और सौंठ डाला गया है जो डाइजेशन को इनहेंस करेगा। त्रिफला, अमलतास और सनई और इमली डाला गया है, कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा, पाइल्स को भी कम करेगा। बंसा पात्रा, नीम, गिलोय और मुलेठी जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और गाट को सूद करेगा, आराम देगा, ठंडा रखेगा। दालचीनी और नींबू एंटीऑक्सीडेंट है और डिटॉक्सिफायर है। इसको लेने का तरीका 2 चम्मच यानी अराउंड 8 ml, 8 to 10 ml दिन में 2 बार लेना है खाने के बाद। सो आज हमने 4 प्रोडक्ट डिस्कस किया, पाइल 1, फ्लश 1, इरिक 1 और GPM-1। सो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेरीज है, आप शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई भी टेस्टिमनी है वो भी पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल। दूसरा काम क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल आप उनको सिखाएं। तीसरा काम क्या है, हेल्दी फूड हैबिट्स आप उनको सिखाएं। चौथा काम है प्रोडक्ट्स। सो किडनी पेशेंट्स को बताना है स्टोन क्यों होता है, कौन सा खाना कम करना है, एंटासिड, पेन किलर्स एक्सेट्रा, पानी ज्यादा पीना, और बाद में आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट करें। मंजूनाथ जी ने लिखा है, क्या कैलमेट डी रेगुलर ले सकते हैं? बिल्कुल। जनरली कैल्शियम कार्बोनेट से स्टोन ज्यादा फॉर्म हो सकती है, हमने साइट्रेट फॉर्म डाला है तो इससे स्टोन होने का चांसेस कम होता है, और डेली जितना रिक्वायरमेंट हमने उतना डाला है। तो हमारा जो जी कैलमेट डी है, इससे किडनी स्टोन नहीं हो सकता। किसी ने लिखा किडनी में बार बार स्टोन हो जाता है, इनके बारे में बताएं। राहित जी देखो, किडनी स्टोन का मैंने बहुत सारे कारण बताया, जो पानी कम पीता है, जो फास्ट फूड, जंक फूड, शुगर जैसे फूड ज्यादा लेते हैं, मीट प्रोटीन रिच फूड ज्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों को
किडनी स्टोन होने का चांसेस ज्यादा होता है। आप एक बार उनका इलाज कराओ, पानी ज्यादा पिलाओ, फिर भी दोबारा रिपीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाइल्स में एसबीटीसी दे सकते हैं क्या, संजय जी ने लिखा। पाइल्स में एसबीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एबीबीटी। एबीबीटी में बहुत सारा पानी है, एबीबीटी में बहुत सारा फाइबर है, एबीबीटी से आपको बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम भी मिलेगा। एबीबीटी से आपको डाइजेशन, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, फ्लूइड रिटेंशन, मतलब बॉडी आपके गट ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करेगा, और आपका स्टूल सॉफ्ट रहेगा। और इसमें प्रीबायोटिक भी है, यानी आपके जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया उसके लिए खाना है। सो एसबीटीसी से प्रेफर्ड है आप एबीपीटी यूज करें। एक सवाल है, सॉरी आई स्किप्ड इट। क्रास्ट एंड स्टोन में क्या डिफरेंस। देखिए, क्रास्ट किडनी के अंदर में जो मेडुलर कॉर्टेक्स एरिया है, जहाँ पे हमारे नेफ्रॉन्स मौजूद रहता है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, उसका एक एरिया का नाम है। सो क्रास्ट किडनी का एक पर्टिकुलर एरिया का नाम है। इससे लोकेशन ऑफ द किडनी, वहां पे स्टोन हो सकता है। सो क्रास्ट इज ए पार्ट ऑफ द किडनी स्टोन, जो एबनॉर्मल ग्रोथ है सॉल का। आशीष जी ने लिखा कि कैसा भी पाइल्स रहे अपने प्रोडक्ट से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन प्रोडक्ट देना चौथा काम है, उससे पहले आपको तीन काम और करने होंगे। गैस्ट्रिक के बारे में बात नहीं करेंगे आज। सुनील जी ने लिखा, पाइल्स में पाइल वन और जीपीएम हम कितने मंथ तक दे सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट 90 दिन के लिए देना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में। गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में आज बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स अलग हैं, उसके मैकेनिज्म अलग है, उसमें हम फ्लैश वन नहीं दे सकते। गाउट के रिलेटेड क्या लेना चाहिए, अभी हमने डिस्कस कर लिया पुरुषोत्तम जी। यूरिक वन। और जिस तरह का खाना हमारे पहले जनरेशन ने खाया, जिनको पाइल्स हुआ, वही खाना अगर हम खाते हैं तो हमें भी हो सकता है। मंजू जी ने लिखा कि उनका हस्बैंड का यूरिक एसिड सिर्फ एसबीडीसी जूस से ठीक हुआ है। वेरी नाइस। फिर भी आप उनको यूरिक वन एक बार जरूर देना। सैमसंग, आप अपना नाम करेक्ट करो सर। मैडम, किडनी के लिए क्या क्या दे सकते हैं अगर स्टोन है तो। सर पूरा सेशन से वही बताया। फ्लैश वन, उसके साथ आप ज्यादा पानी पीने के लिए बोले, एसबीटीसी। मीनाक्षी जी ने लिखा ओल कॉन्स्टिपेशन हो, कोई भी कॉन्स्टिपेशन हो, आप पाइल वन देना, जीपीएम वन देना, और एबीपीटी जूस देना। ज्यादातर